मित्रों नमः संस्कृताय। ई लर्निंग विद दुर्गेश में मैं प्रकाश और वाराणसी से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं और वर्णमाला के अंतर्गत में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास में वो हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन को। व्यंजन के पहले हम लोग वर्णमाला में जो पढ़ रहे थे उसमें आप लोग सभी लोग पिछले क्लास में आपने देखा था कि हम स्वरों के ऊपर चर्चा किए थे। अब स्वर के बाद में हम लोग चलेंगे व्यंजन पे। जैसा कि हम पीछे ही पूरी चीजें बताए हैं, अभी आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट पिछले वाले क्लास देख करके तब आइए, क्रमवार आप क्लास देखेंगे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो व्यंजन को हम लोग हल भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं पहले मैं बता दूं कि जो व्यंजन है इसकी संख्या कितनी है, 33 वर्ण रखे गए हैं। ठीक, व्यंजन कुल कितने हैं, 33 वर्ण रखे गए हैं। और व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं। ठीक, ये हल क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में रखे गए हैं। प्रत्याहार क्या होता है अभी हम लोग आगे फिर से समझेंगे, जब हम लोग महर्षि सूत्र पढ़ लेते हैं समझेंगे कि हल कैसे बना, हल प्रत्याहार में क्या है। मैं आपको एक बार महर्षि सूत्र को याद दिलाना चाहूंगा। अ इ उड़ रिलिक ए ओंग ऐ औच हय वरट, यहाँ से समझेगा हय वरट लणय मंगल नम झ भय घट दस जब गट दस खप छठ थ चट त व कपय ससर हल। तो ये हयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक पूरे के पूरे लास्ट के 10 सूत्रों में क्या है, व्यंजन है। तो माहेश्वर सूत्र के अंत के 10 सूत्रों में क्या है, व्यंजन वर्ण रखे हुए हैं। अगर आप लोग कुछ नोट करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग लिख सकते हैं कि व्यंजन को हल भी कहते हैं। हल एक प्रत्याहार है जिसमें केवल और केवल व्यंजन वर्ण रखे गए हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्ण कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33। और मैं आपको बताया हूं कि 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन को हम लोग हल के नाम से जानते हैं। व्यंजन कहते किसको हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो अनवग भवति व्यंजनम। क्या होता है, सूत्र है। सूत्र जितने भी देखो संस्कृत में लाइन बोल रहा हूँ ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे वही लाइन कई बार आ जाता है और आप लोग नहीं कर पाते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, अभी पहले लिख देता हूँ तो बताता हूँ। अनवग अनवग भवति, अनवग भवति व्यंजनम। ठीक, अनवग भवति मतलब जो अकेला नहीं हो सकता है, जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, ठीक, वही क्या होते हैं, व्यंजन कहते हैं। अनवग भवति डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अब क्या होगा, इसके लिए हिंदी में आप लोग इसका लिख लें, वो क्योंकि उतना छोटा से देखने में लग रहा है, उसका अर्थ करने में बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा सा जाता है। अनवग भवति, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा कि जो जो स्वतंत्र न रहे, ठीक, जो स्वतंत्र रूप से न उच्चरित हो सके, जो स्वतंत्र रूप से न बोला जा सके, जो स्वतंत्र रूप से न बोला जा सके, वही क्या है, जो स्वतंत्र रूप से न बोला जा सके वही व्यंजन है। अब हम केवल पॉइंट बना करके चली देते हैं। ठीक, अब आधी बात आगे अपना आप जोड़ लेना। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, जो जिसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं कर सकते हैं, वही क्या होते हैं, वही व्यंजन कहे जाते हैं। अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम। जैसे अगर मान के चलो हम तो उच्चरित ही नहीं कर पाएंगे, ठीक, इसको अगर किसी को कह दिया जाए कि इसको क्या कहेंगे, नहीं उच्चरित कर सकता,
हम लोग कह देते हैं क, लेकिन क में वो अ एक्चुअल मिला करके बोलते हैं। हम लोग इसको नहीं बोलते हैं, क में अ जोड़ करके जब बनाते हैं तो क बोलते हैं। एग्जैक्टली हम लोग इस क को बोलते हैं, इस क को नहीं बोल पाते हैं। इसको, इस वाले को बोलना कठिन है, इसको हम बोल ही नहीं सकते, इसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाएंगे। अगर हम कहें कि इसी क में अगर हम ई लगा दें तो क्या हो जाएगा, की, इसको हम बोल पाएंगे। इसको यहाँ पे हम इस वाले क को बोल पाएंगे, इस की को बोल पाएंगे, लेकिन इन क को हम नहीं बोल पाएंगे। इसी तरीके से एक अगर आप लोग और भी एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो आप ऐसे इसको भी ले सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, अब इसको नहीं बोल पाएंगे, अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ख, इसको बोल पाएंगे ख ना। अगर हम कहें नहीं इसको हमको खू लिखना है, मतलब हमको ख हम नहीं बोलना, अ नहीं लगाना चाहते हैं, तो मत लगाओ अ, कौन कह रहा है कि अ ही लगाओ, कोई स्वर लगा दो उसके अंदर, खू। तो अब क्या हुआ कि इस व्यंजन वर्ण को हम शुद्ध रूप से, बस यहाँ मूल बातें हैं कि हम इसको स्वतंत्र रूप से हम नहीं बोल पाएंगे। ये जब अपने मूल रूप में होते हैं, अर्थात क शुद्ध रूप में, जो शुद्ध व्यंजन यही है, अगर इस रूप में अगर रहे तो इसको हम उच्चारित नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसके साथ में कोई न कोई स्वर न लगाए। ठीक, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा, निम्न में शुद्ध व्यंजन है, निम्न में शुद्ध व्यंजन वर्ण है, थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दिए हैं, निम्न में से या निम्न में शुद्ध व्यंजन वर्ण है ए बी सी डी। शुद्ध व्यंजन वर्ण पूछे हैं, लरी, ल, ल, ला। मैं एक जैसा लिख दिया, कभी इस तरीके से एक जैसा बहुत कम लिख करके आता है, नहीं कहीं क, कहीं छ, कहीं ट, इस तरीके से लिख करके आ जाता है। आप लोग उसका भी अलग से बना सकते हो, बट हम इसमें तो बस केवल भ्रम में लाने के लिए कह रहे थे कि अब आप लोग बताओ कि शुद्ध व्यंजन वर्ण कौन सा है। शुद्ध व्यंजन वर्ण, बहुत सारे लोग सी लगा देते हैं, एक सी गलत। शुद्ध व्यंजन वर्ण जो होगा वो ल हलंत के साथ हो जाएगा। ठीक है, ल हलंत के साथ में शुद्ध व्यंजन वर्ण आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग विशेष ध्यान दे करके समझिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और लिखूंगा, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अन्वग भवति, अन्वग भवति डॉट 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 ए बी सी डी। स्वर लिखा गया, स्वर लिखा हो, स्वर, व्यंजनम, समासः, उपसर्ग। स्वर अभी लिखा होता है। ठीक, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो क्या होगा। तो आप इसमें फिलहाल जो आप लोगों में आता है ना, समास वगैरह से नहीं लिख के आता है, ज्यादातर ऐसे ही लिख के आता है, तो आप इसी को लगाओ, स्वर व्यंजनम समास उपसर्ग। तो क्या होगा, अनवग भवति व्यंजनम, जिसको यह लाइन अभी जो बताए हैं अगर याद होगा तो इसको कर सकता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आता है, अनवग भवति क्या। ठीक, जो यह व्यंजन वर्ण है, यह व्यंजन वर्ण, यह माहेश्वर सूत्र के अंतिम 10 सूत्रों में रखे गए हैं। ठीक, ये 33 हैं, और यहां पे लिख दें हम माहेश्वर सूत्र के अंतिम 10 सूत्र। आ रहा है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के अंतिम 10 सूत्रों में इसका उल्लेख होता है। हयवरट के ह से लेकर के
हल के ल तक चलते हैं तो उतना प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। व्यंजन वर्णों को कितने माहेश्वर सूत्रों में रखा गया है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी। पहला ही ऑप्शन इसमें से आपको देखने को मिलेगा या तो 4 या तो 14। 14 4 नहीं 14 10 9 4। ठीक, व्यंजन वर्णों को कितने माहेश्वर सूत्रों में रखा गया है, या तो इस तरीके से रखा जाता है, या फिर इसी में एक ऑप्शन कहीं 33 जोड़ दिया जाता है, कहीं इसी में डाल दिएगा 33। अगर इस तरीके से डाल दिया जाए 33 तो लोगों के दिमाग में केवल व्यंजन वर्ण आता है, और वो व्यंजन वर्ण खोजते खोजते 33 को पकड़ेंगे, 33 को ही डाल करके रख देते हैं। और अगर इसको हमको थोड़ा सा रखना ही रहे तो यहाँ पे हम लिख दें व्यंजन वर्णों को कितने माहेश्वर सूत्रों में, पहले कट तो नहीं रहा है, नहीं, व्यंजन वर्णों को कितने माहेश्वर सूत्रों में रखा गया है, तो क्या बताओगे? 10 माहेश्वर सूत्रों में रखा गया है। कहां से? हयवरट, फिर लण, फिर यमंगणनम, फिर झभय, फिर घट दस, फिर जबगढ़ दस, फिर खफ छठ थ, इस तव कपय, फिर ससर हल। इस तरीके से आप बनाओगे 10। लोगों के दिमाग में तुरंत आता है व्यंजन वर्ण कितने हैं, कट से वो 33 रंग देते हैं। ध्यान देना, कितने माहेश्वर सूत्रों में रखा गया है, तो उसकी संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 10 माहेश्वर सूत्र आएंगे। तो यह भी एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन एक और बनता है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो वह एक क्वेश्चन बन जाता है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन देखो करवा दीजिए। क्वेश्चन बनाने लगता है बार बार दिमाग में क्वेश्चन बनने लगता है, तो बताते चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। तो ये कितने हैं? 33 व्यंजन वर्ण हैं। 33 व्यंजनों को हम संस्कृत वर्णमाला में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ। अब हम थोड़ा चलते हैं आगे की ओर, जो हम लोग थियरी पढ़ रहे थे, थियरी की ओर हम लोग चलेंगे, थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएंगे। व्यंजन के प्रकार, अगली बात आती है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, अभी व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं बता दूं कि व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार। अब हम पूरा विवरण नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखना होगा तो लिख लेना कि व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः का 3 प्रकार का होता ही है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। और कुछ दूसरा लगाओगे कि बनावट के आधार पर, इसके आधार पर, सब कुछ नहीं, सीधे सीधे जो भी हम यहाँ बताएंगे सब ऑथेंटिक बताएंगे, और माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है, सारा चीज उसी के उन्हीं के अनुसार हम बताएंगे। तो व्यंजन के प्रकार 3 प्रकार के हो गए व्यंजन। अब कौन कौन व्यंजन हो जाते हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो अब ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और
उष्म व्यंजन। ये तीन जो है व्यंजन, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। इसमें सबकी संख्याएं फिक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका प्रश्न उत्तर लिख देता हूँ। अच्छा, स्पर्श व्यंजन पे लिख दूं मैं 25 होते हैं, ठीक। इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है। मैं अभी चर्चा 3-4 बार कर दूंगा। मेरा मेरा कई बार लिखने का उद्देश्य यही होता है कि उद्देश्य के पीछे बात क्यों यही होती है, जो हम हमारा टारगेट है कि मैं बार बार लिखता रहूं उसको, कि जब जितनी बार 3-4 बार 6 बार लिखेंगे ना, तो आप लोग बार बार देखते देखते आपको याद हो जाएगा। और कोई हमारा ऐसा वो नहीं है कि नहीं हम क्यों लिखते हैं 10 बार। हमको स्पर्श व्यंजन वाला कहा नहीं है कि आप इसको 10 बार लिखें, कि हम 25 होते हैं 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन का सूत्र है, मैं जितना चीजें याद करने वाली चीजें बार बार लिखूंगा उसको, ठीक है। कादयो मा व सा, कादयो मा व सा ना, इस पर सा। जो क से आदि हो, कादयो क आदि मतलब जो क से प्रारंभ हो, क से स्टार्ट हो और म पर हो अवसान, अर्थात क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। अर्थात क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म। इसका मतलब है, जो कहीं कहीं जो हम बताए हैं। अब बताओ, पहले माहेश्वर सूत्र वाली सेटिंग से सर तरीके से यह सूत्र बना होगा, पहले क ख ग ङ पट बना होगा, या फिर इसके अनुसार बना होगा। हम तो बता रहे हैं उसके से जैसे लग रहा है। क से स्टार्ट करो म तक, तो इसके बीच में कौन आर्डर रहेगा इसके बारे में सूत्र में तो है नहीं। इसका मतलब पहले हम लोग क ख ग घ ये सब पढ़ते होंगे, सही बात है। उसको फिर इसमें डाले होंगे, सोचने की बात है। जो लोग मैं तर्क वाली जो बात कर रहा हूँ, अगर जो लोग समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं समझ रहे होंगे उनको वो ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में, ठीक है। तो कादयो मा वशाना स्पर्श, ठीक है। इसके बाद आता है अंतस्थ, अंतस्थ के लिए होता है यणो अंतस्था। यणो अंतस्था, एक ये हो जाता है। चौथा होता है इसका सलउष्माण, सल उष्माण, ठीक है। जस्ट मैं जहां पे हूँ जस्ट उसी के नीचे ही बगल में अगर ये सब चिल्लाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो शायद आवाज नहीं जा रही, ठीक है, बिल्कुल सही है तब, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। शल उष्माण, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं आपको ये बंद कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजन के प्रकार में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, कादयो मावसाना स्पर्शा। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यड़ो अंतस्था। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, शलौषमाण। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर यह सूत्र हो गए इसके, एक में 25 होते हैं, दूसरे में 4, दूसरे में नेक्स्ट वाले में 4। अब ये कैसे होते हैं, इसको हम बारी बारी से एक एक कर करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो कुत्ते कुछ हैं जो भौंकने लगे अचानक से, इस टाइम पर कहाँ से भौंकना स्टार्ट कर दिए, कुछ देखे ओके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टर्ब मत करिए आप लोगों से, कुछ देर में शांत हो जाएंगे। नंबर 1 बात, पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पर स्पर्श व्यंजन। अच्छा, जो मुख्य रूप से मैं बोल रहा था ना, उसके पीछे भी लॉजिक है। मुख्य रूप से 3 ही होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। एक जो चौथी आती है ना, चौथी संयुक्त व्यंजन, क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। ये कहीं कहीं ये लिया गया, सूत्र से इसका कोई विशेष लेना देना ज्यादातर नहीं है। तो ये चौथा हम जल्दी बताते हैं, आता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से 3 ही बताइएगा। कुल मिला के पूछे तो संयुक्त व्यंजन को जोड़ के बताइएगा 4, ठीक। संयुक्त भी हम बता देते हैं किस तरीके से उसमें वर्ण आएंगे, लास्ट में बता देंगे, इसी के लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन के बारे में पहले इसका सूत्र पढ़ेंगे, इसका सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो क्या होता है, कादयो मावसाना, कादयो मावसाना स्पर्शाः।
कादयो मावसाना स्पर्शा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो क पर आदि हो और म पर हो अवसान, वे क्या होते हैं? स्पर्श कहे जाते हैं। ठीक है, वे क्या कहे जाएंगे? स्पर्श कहे जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़। पूरा लिखिएगा क्योंकि हम इसी पे भी बहुत डिस्कशन करेंगे आगे। जल्दबाजी करोगे चला जाएगा। हम भी कर सकते थे ऐसे। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब हम इसको समझते हैं। ये क्या है? कादयो मावसाना स्पर्शा। क से आदि होगा और देखिए म पर अवसान हो गया। इसी को हम लोग स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं हम इसको? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो है वो है 25। कैसे है? ध्यान से देखिएगा। यह पूरी एक लाइन को हम लोग एक वर्ग कहते हैं और इस वर्ग का नाम, इस प्रथम अक्षर, इसको बोलते हैं प्रथम अक्षर। यह पूरी लाइन है द्वितीय अक्षर, ये तीसरी लाइन है तृतीय अक्षर, ये चतुर्थ और ये पंचम अक्षर, लास्ट वाला पंचम अक्षर सभी। ठीक, जैसे क च ट त प ये प्रथम अक्षर है, ये ख छ ठ थ फ ये द्वितीय अक्षर है, इस तरीके से। और ये पूरा एक एक वर्ग है, जैसे क ख ग घ ङ एक वर्ग है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट, पहला इसका जो वर्ण है, उसी के नाम से हम यहाँ पर लिख देंगे उस वर्ग का नाम। तो इसका नाम हम लिख देंगे क वर्ग। क्या हो जाएगा? क वर्ग। अगर आपको ज्यादातर जैसे मूल व्यंजन वर्ण है वो ठीक है, अगर इसको आप क वर्ग ऐसे भी लिख दें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत काटा नहीं जाएगा उसमें से। जब आप संधि कार्य कर रहे होंगे, जब शास्त्रीय प्रक्रियाओं में होंगे, तो वहां पे विशेष ध्यान देनी चाहिए कि हलंत लगा है कि नहीं लगा है। इसको हम लोग बोल देते हैं च वर्ग, क्योंकि बोल रहे हैं इसलिए बोलने के लिए तो यूज करना ही पड़ेगा। इसको हम लोग बोलेंगे ट वर्ग और ये हो जाएगा आपका त वर्ग और ये हो जाएगा आपका प वर्ग। ठीक, क्यों? क्योंकि यह पूरी जो लाइन बनी है, यह आपका इस च वर्ग जो नाम पड़ा है, इस पहले एलिमेंट च की वजह से। इसमें जो पहला एलिमेंट आपका क है उसकी वजह से, यहाँ अगर पहला वर्ण जो है ट उसकी वजह से, यहाँ त वर्ण है इसकी वजह से, यहाँ प वर्ण है, प्रथम वर्ण के अगाड़ी वहां नाम रख दिया गया है। इसके अलावा इस पूरे क वर्ग को हम कु से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कु से। ठीक, इसको हम कहते हैं कु। ये क्या है? कु। ये क्या है? चू। ये क्या है? टू। टू, टू। ठीक, क्या होता है? कु चू टू तू पू। ठीक है, कुचू टू तू पू एते उदित, इनको हम उदित कहेंगे। जो यह कु कहेंगे अगर, तो कु मतलब, कु का मतलब 5 वर्ण। कौन कौन? क ख ग घ ङ। इसका मतलब पूरा क वर्ग आ जाएगा, पूरा का पूरा क वर्ग आ जाएगा। कु मतलब क वर्ग, चू मतलब च वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, तू मतलब त वर्ग और पू मतलब प वर्ग। मतलब ये प वर्ग का मतलब प फ ब भ म, ये पूरे वर्ण, पांचों वर्ण आ जाएंगे पू कहने से। ठीक, अगर हमको कहीं जरूरत पड़ती है, अगर हम कु बोले, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जब हम लोग क्या करते हैं, कंठ जो उच्चारण स्थान बताते हैं क वर्ग का, तो वहां पर लिखते हैं अकु। कु मतलब क वर्ग, माने क ख ग घ ङ। इन पांचों का अगर हम कु लिख देते हैं तो काम हमारा बन जाता है। कु लिखने से पांचों माने जाएंगे। चू मतलब पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो कुचू टू तू पू एते उदित, ध्यान देना, कुचू टू तू पू एते उदित, इनको उदित कहते हैं। जहां पर उ की इत संज्ञा हो जाती है तो बचता है क च ट त प। इस तरीके से उदित क्या होते हैं?
आ जाता है उदित कितने हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उदित के बारे में। उदित क्या है? उदित हम जहां तक पढ़े हैं, हम लोग यही पढ़े हैं कि कु, छु, टू, तू, पू, एते उदितः। अर्थात कु, चू, टू, तू, पू को उदित कहते हैं। इसमें जो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कु है तो एक क और उ से मिलकर के बना होगा, ठीक है। इस तरीके से प्लस मत लगाओ ऐसे, हम क्योंकि संधि में हम प्लस लगाएंगे। प्लस हम शुरुआती क्लास में बताया जाता है बच्चों को, लेकिन हम ऐसे नहीं बताते, हम ऐसे बताएंगे। यह क और उ से बना है। इस उ की इस उ की जो है इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा केवल क। ऐसे ही चू वाले में उ की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा केवल इत संज्ञा होकर के तस् लोपस उसका लोप हो जाता है। अभी हम आगे बात करेंगे। कुछ जितने भी और सूत्र हैं ज्यादातर तो प्रयोग करते हैं हम, उसका प्रत्ययों में ज्यादा प्रयोग होता है, इत संज्ञा करना, लोप करना। ये संस्कृत के जो जो शास्त्रीय प्रक्रिया वाला हम कह सकते हैं जो कार्यक्रम है, जो उसमें ये सब बार बार प्रयोग होते हैं। तो इतना जानिए कि कभी क्वेश्चन पूछ दें कि उदित कितने हैं, तो उदित 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मैं अब इसको व्हाइट से ही कर दिया, तो हम बाद में पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे कि यह क्या बना है, ठीक है। तो यह उदित हो गए ना, ये उदित हो गए। अब इनको आप लोग दिमाग में बैठा लेना। जैसे भी बताया ना, अकु विसर्जनीय नाम, अकु विसर्जनीय नाम कंठ में कु जो है वो आपका उदित है। कु में क ख ग घ ङ पांचों वर्ण आते हैं। ऐसे ही एक सूत्र है, ऐसे ही एक सूत्र है क्या, कुहोशु, ठीक है। तो कुहोशु में भी कु जो है क वर्ग है। एक सूत्र है चूटू, क्या है, चूटू। तो चूटू में भी चू मतलब है पूरा च वर्ग, टू मतलब पूरा ट वर्ग, ऐसा वर्ण उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यह हो गए आपके। अब जो एक तो यह हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। अब उसके बाद आता है नंबर 2 पे। अच्छा, स्पर्श व्यंजन क्यों कहे, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारी हमारी जो जिह्वा है, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी संख्या, बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे ध्यान देना, संख्या न छूटने पाए भाई। इसकी संख्या जो है वो कितनी है ना, तो इसकी संख्या आप ध्यान से देखें। इसमें क ख ग घ ङ कुल 5 वर्ण है। इसमें भी कुल 5 वर्ण है। इसमें भी कुल 5 वर्ण है। इसमें भी कुल अगर देखें आप 5, सॉरी 50 नहीं थी, 5 वर्ण है, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कुल कितने हैं, 5 वर्ण हैं। कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, कुल 5 × 25 वर्ण, ठीक। नहीं दिख रहा है, अभी हम इसको कर देते हैं, दिख जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए। कुल 25 वर्ण हैं, ठीक है। कुल 25 वर्ण हैं। तो इन सारे 25 वर्णों को ध्यान देना, 5 वर्गों में रखे गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्गों में, एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण, कुल हो गए 25 वर्ण, ठीक। तो ये उदित भी आप लोग पढ़ लिए। यही तने स्पर्श थे। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, अब हम लोग बात करेंगे अंतस्थ पर, ठीक है। तो हम लोग किस पे बात करेंगे, नारायण श्री हरि, अंतस्थ पर। अंतस्थ, क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में थोड़ी सी जिह्वा जो है, प्राणवायु जो है थोड़ा अंदर से निकलती है, ठीक है। इसका जो सूत्र है वह है आपका यणो अंतस्था, और इसकी संख्या 4 है। किसकी, अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या, माने कुल 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। सूत्र है, कई बार आया है, यणो अंतस्था, ठीक है। इसको आप ध्यान देना। यणोन्तस्था का मतलब है जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जो यण प्रत्याहार में रखे गए हैं वो कौन कौन रखे गए हैं, य, व, र, ल। ध्यान देना, क्रम यही होना चाहिए, य व र ल। जब आप महासव सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है ह य व र ट ल ण,
तो अगर आप इसको अगर यहाँ पे देखें, ह य व र ट, ह य व र ट लण, इसकी संज्ञा हो जाएगी, ह को लेना नहीं है तो य व र और यहाँ से ल, तो यही य व र ल वर्ण आते हैं। इसका क्रम इसलिए जरूरी है कि जब आप संधि वगैरह पढ़ेंगे, संधि में आएगा ई को यणचि, इक का यण हो जाता है तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल होता है। अगर आप इसको उल्टा सीधा कर देंगे तो वहां सही कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा और वो आप लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। हम देखे हैं कुछ याद करवाओ तो बड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो यवर अल आप हिंदी में जो पढ़ते होंगे आप उसको अभी रखिए अपने पास, लेकिन यहाँ पर आप रखिए यवर अल को। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कुल अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ वर्णों की संख्या, ऐसे लिखे नहीं, कुल लिखता नहीं रहता है, जो लिखा आता है क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही लिखो। अंतस्थ वर्णों की संख्या, अंतस्थ, जब एक बार गलत होता है तो बार बार गलत होता है। अंतस्थ की संख्या 4। ठीक है, यही 4 वर्ण जो हैं, यही 4 वर्ण हैं अंतस्थ कहे जाएंगे, य व र ल। यणो अंतस्था, क्वेश्चन आएगा इसको किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है, आप बता देना, इसको यण प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, इसी में बता देते हैं, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। ठीक है, कुल 4 वर्ण इसमें भी आते हैं। इसके लिए जो सूत्र लगता है वह है शल उष्माण। क्या है? सल उष्माण। अभी जब शल उष्माण है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत में जो वर्ण आते हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वही उष्मी कहे जाएंगे। तो आप पढ़ोगे, नीचे आएगा स स स र ह ल, तीनों स आएंगे, स स स, र की संज्ञा हो जाएगी और आगे आएगा ह, तो स स स ह, तीनों स और ह। तो अब इसमें कौन मूर्धन्य है, कौन तालव्य है, कौन दंती है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। ध्यान देना है, तालव्य है, यह मूर्धन्य है, यह दंती है। आगे भी हम पढ़ाएंगे, उच्चारण स्थान उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ये ध्यान देना। इसकी कुल इस वर्णों की संख्या कितनी है? 4 ना। मैं इसको बार बार बता रहा था, और यहाँ पर एक लाइन लास्ट में, ये 4 वर्ण ही हैं केवल, यहाँ पे लिखो या फिर डायरेक्टली इसको नीचे ही करके लिख देते हैं। यही 4 वर्ण है जो उषल इसको इसके उच्चारण में ना क्या होती है, अंदर से प्राणवायु जो गर्मी होती है उसको, मतलब गर्मी ज्यादा निकलती है, थोड़ा ऐसे बोलेंगे श तो गर्मी ज्यादा निकलती है, इसलिए इसको उसमें कह दिया गया। आप इस तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो चीज महत्वपूर्ण है वो यह है कि शल उष्माण अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत में आने वाले वर्णों को हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत तीनों श और ह रखे गए हैं। यहां लिखते हैं उष्म वर्णों की संख्या, उष्म वर्णों की संख्या भी कितनी है? 4 है। ठीक, उष्म व्यंजन 4, अंतस्थ भी 4 ना। अब अगर हम यहाँ बात कर लें कुल व्यंजन वर्ण की बात अगर हम करें कि कुल व्यंजन वर्ण कैसे निकालें ना, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, स्पर्श व्यंजन 25 ना, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, जोड़ देंगे तो कुल व्यंजन कितने आ गए? 25 4 29 4 33, 4 4 8 और 25 8 33। इसीलिए हम कहते हैं कि कुल व्यंजन जो है, कुल व्यंजनों की संख्या 33 ही है। कुल व्यंजन जो है वो कितने हैं? कुल व्यंजन, कुल व्यंजनों की संख्या 33 है।
मैं इसीलिए एकदम जोड़ करके बता रहा हूँ, कहीं से भी कोई चीज मिस्टेक नहीं है, आप जोड़ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नव स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। अब अगर हम यहाँ बात करें वर्णमाला के बारे में, अगर हम बात करें वर्ण, वर्ण में दो चीजें हम लोग पढ़े। वर्ण में हम लोग क्या पढ़े? दो चीज पढ़े। नंबर एक पढ़े स्वर, नंबर दूसरा पढ़ लिए व्यंजन। स्वरों की संख्या हम लोग पढ़े थे, इसमें मूल स्वर, स्वर को हम लोग अच कहते थे ना, इसको भी लिखते चलो साथ साथ, ताकि वो जितना ज्यादा दिमाग में अपने धीरे धीरे इकट्ठे कर करके रखते जाओगे सही रहेगा। इसी को हम लोग अच कहते थे, स्वर को। और व्यंजन को क्या कहते थे? हल ना। स्वरों की संख्या कितनी थी? 9। व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 33 ना। तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? कुल वर्ण जोड़ 42। अर्थात जब पूछा जाएगा वर्णमाला, और जो वर्ण है ना, ये इन जो कितनी भी वर्णमाला के कुल वर्ण जो हैं वो अ ल में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? अल प्रत्याहार में। वर्णमाला का पूरा वर्ण आएगा। तो अल प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या पूछा है। अल मतलब अ ई उड़ के अ से स्टार्ट करोगे, हल के ल तक आओगे, मैंने एकदम शुरू से 1 नंबर सूत्र से 14वें तक आओगे, तो अल में बन जाएगा। और अल में जो पूरा वर्ण आएगा तो कुल आएगा 42 वर्ण। कहेंगे हल में कितना वर्ण है? कहेंगे 33 वर्ण। कहेंगे अच में कितना है? कहेंगे 9 वर्ण। कहेंगे कुल कितने स्वर? कहेंगे 9 स्वर। कहेंगे कुल कितने व्यंजन? कहेंगे 33 व्यंजन। कहेंगे स्पर्श कितने हैं? कहोगे 25 हैं। कहेंगे यण कितने हैं? अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं। उष्म कितने हैं? 4 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। टोटल वर्ण कितने हैं? 42 हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। एक बात रह गई है जिसको हम यहाँ पर बता देते हैं, यह है संयुक्त। ठीक है, यह क्या है? संयुक्त या मिश्रित। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहो या मिश्रित व्यंजन कहो। ये जो चौथी नंबर डाली गई है, बट इसको काउंट बहुत कम किया जाता है, बताए ना चौथी, ये आप ध्यान देना, ये चौथी कह दिया जाता है, बट हम चौथी काउंट नहीं करते हैं, मूल रूप से 3 ही काउंट करते हैं। संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर 3 है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि इसकी परिभाषा है जो दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से बनता है, उसके मिलाने से बनता है, वही संयुक्त कहलाता है। जब दो या दो से अधिक हम मिला ही देंगे तो संयुक्त बन ही जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें, तो जिसमें मूल रूप से 3 ठो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आता है, इसलिए हम 3 लिख देते हैं हम भी, और आगे बता देते हैं। यह, इसमें जब हम ये मिलाते हैं और इसमें जब हम अ मिला देते हैं तो बन जाता है 6। कई बार पूछा गया कि यह किससे किससे बना है, तो इसको ध्यान देना। अगर यहाँ हलंत लगा होगा तो अ नहीं रहेगा, तब यही 2 रहेंगे। एक ध्यान देना, इस वाले को एकदम अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आता है क्वेश्चन इसी में से आता है। दूसरा वाला अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरा एक तो 6 हो गया, त्र आ जाओ तो हो जाएगा त र अ त्र। एक और अगर आ जा देखते हैं तो उसमें क्या मिल जाता है? ज य प। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ज्या। ठीक है, यह ज्या, यह त्र, यह छ, ये तीनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन तीनों को अच्छे से कर करके, हम यही कहेंगे कि प्रैक्टिस कर लेना, यही पूछे जाते हैं इसमें से कौन है। अब हम चलते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा वाली बात के ऊपर। अगर ऐसा होता तो बताओ कि क्या यह स्र, इसमें यह संयुक्त नहीं है? क्या प्र में संयुक्त नहीं है? होना चाहिए ना। तो हम कैसे 3 कह सकते हैं? इसलिए हम यहाँ पे नंबर नहीं डाले हैं, मैं ऐसा बता दिया हूँ। बेसिकली वही 3 बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों बारे में। प्र भी पूछा जा सकता है। राष्ट्र में स्ट्र जो होता है, ट्र, वो भी तो हो सकता है। ट्र, ट्र, ये भी तो हो सकते हैं, टर अ मिला करके। तो जैसे त्र बना से टर अ से ट्र बन जाता। तो ये रहे आपके संयुक्त। तो अभी अभी जो हम लोग इस क्लास में पढ़े हैं, वो पूरा का पूरा हम लोग अभी यहाँ व्यंजन पढ़े, जो महास्व सूत्र में तो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। व्यंजन कितने हो गए? व्यंजन हो गए 3 प्रकार के। एक आपके हो गए स्पर्श, और दूसरा यहाँ से देखते चलो, यहाँ एक हो गया स्पर्श,
एक हो गए आपके अंतस्थ, अंतस्थ के बाद हो गए उष्म, उष्म का अभी सबका सूत्र याद रखो, कादयो मावसाना है स्पर्शा है। अंतस्थ का क्या हो जाएगा, यणो अंतस्था। उष्म का क्या हो जाएगा, शलौष्माण। ये और ये सभी में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कुल वर्णों की संख्या। ये ध्यान देना, जो लोग सुन रहे होंगे उनको समझ में आएगा, जो लोग नहीं समझ पाएंगे, जो लोग नहीं देखेंगे। तो 25 वर्ण, यहाँ पे 4 वर्ण इसमें है, इसमें 4 वर्ण, कुल जोड़ देंगे 33 वर्ण आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन में बता दिया कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वह संयुक्त कहे जाते हैं। ज्यादातर दो का मैं बताया, राष्ट्र में गा देंगे राष्ट्र बनाएंगे इस तरीके से। तो हालांकि वो ज्यादा नहीं है, तो ज्यादातर कहीं किताब पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ोगे कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो जो व्यंजन बनते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कोई ऐसा हमको दिखता नहीं मिलता है। हाँ, आप जब पढ़ते हो, आपके जो हिंदी वाली वर्णमाला है, जो आपकी हिंदी वाली पढ़ते हो, उसमें क्ष त्र ज्ञ ये 3 आते हैं, इसलिए 3 वो माना जाता है। कुछ लोग 3 नहीं मानते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ तो उसको मूल महर्षि सूत्र में ही नहीं रखा गया, तो हम कैसे उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए सही तो हम बहुत सारा बना देंगे। तो एक चीज हो, उसकी संख्या के बारे में इसलिए कोई एग्जैक्ट ऐसी बात मैं नहीं कहा। स्पर्श में पूछा जा सकता है, अंतस में पूछा जा सकता है, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह रहा व्यंजन। इसके बाद में जो चीजें बचेंगी उसको हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, आगे कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।